से ज़्यादा जो कॉमन कारण हम देखते हैं वो है अल्कोहल इनटेक। इसका मतलब है कि अगर आप शराब किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको एवीएन होने का रिस्क होता है। ख़ास तौर पे ये रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आप एक हफ्ते में 400 मिलीलीटर से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो आपके अंदर एवीएन का होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमने देखा है कि आम तौर पे जो बहुत लंबे टाइम तक शराब का सेवन करते हैं उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप पिछले 8, 9 या 10 वर्ष से शराब का सेवन कर रहे हैं तो उन केसेस में एवीएन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। ये रिस्क ख़ास तौर पे पुरुषों में ज़्यादा होता है और अर्ली फेज़ में अगर आपने जल्दी एवीएन को डायग्नोस कर लिया है तो अर्ली फेज़ में अगर हमने डिज़ीज़ को पकड़ लिया है तो रिवर्सिबल भी होता है। तो इसीलिए हम सब मरीजों को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अगर अल्कोहल ले रहे हैं, शराब किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका सेवन ना करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कॉज हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो है स्टीरॉयड इंटेक। स्टीरॉयड एक वंडर ड्रग है और कई सारी बीमारियों के लिए रामबाण दवा है। छाती की तकलीफ़ के लिए, अस्थमा के लिए, चमड़ी की तकलीफ़ के लिए और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए, गठिया वाय के लिए स्टीरॉयड एक बहुत ही उपयोगी दवा है। परंतु स्टीरॉयड के सेवन से भी एवीएन की तकलीफ़ हो सकती है। आम तौर पे अगर आप पल्स स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत हाई डोज में आईवी स्टीरॉयड थेरेपी आपको दी जा रही है, तो एवीएन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा डोज में स्टीरॉयड ले रहे हैं तो भी एवीएन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। हमने आम तौर पे देखा है कि अगर आप 40 mg से ज़्यादा प्रेडनिसोलोन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है और अगर आप 20 mg से ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा रिस्क है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि हर 10 मिलीग्राम डोज की इंक्रीज़ के साथ आपका जो एवीएन होने का रिस्क है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो हम यूजुअली जो स्टीरॉयड थेरेपी होती है उसको मिनिमल नीडेड डोज के ऊपर सेट करते हैं और मिनिमम नीडेड ड्यूरेशन के लिए भी सेट करते हैं। तो कम ड्यूरेशन और कम डोज में यूजुअली हम स्टीरॉयड थेरेपी को रिकमेंड करते हैं। अब कई सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं जो स्टीरॉयड थेरेपी पे बोलते हैं कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो क्या हमें एवीएन की जांच करानी चाहिए? तो आम तौर पे एज ए रूटीन प्रोटोकॉल हम एवीएन की स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। अगर आपको एवीएन के कोई लक्षण नहीं है, अगर आपको कूल्हे में दर्द नहीं है, चलने में परेशानी नहीं है और चलने में लंगड़ाहट नहीं आ रही है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको चलने में दर्द है, लंगड़ाहट है और कूल्हे में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एक्सरे और एमआरआई करके इसकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। एवीएन की तकलीफ़ कई केसेस में बाइलेटरल होती है। करीबन 70 से 80% केसेस में ये दोनों तरफ हो सकता है। नॉर्मली जो है वो ज़्यादा कॉमन ये है कि दोनों तरफ होगा। तो 70 से 80% केसेस में ये दोनों कूलों को इन्वॉल्व कर सकता है और करीबन 25 से 30% केसेस में, या 50% तक केस में ये और जॉइंट्स को, जैसे कि घुटने का जॉइंट या कंधे का जॉइंट में भी जा सकता है। इन तकलीफ़ों के अलावा कुछ और तकलीफ़ें हैं जो भी एवीएन को बढ़ा सकती हैं। ख़ास तौर पे जिन मरीज़ों को रेडियोथेरेपी दी जाती है उनमें इसका ज़्यादा रिस्क होता है और ख़ास तौर पे जो पेशेंट स्टीरॉयड पे होते हैं और उनको रीनल ट्रांसप्लांट और एसएलई के लिए ट्रीट किया जाता है, उन पेशेंट्स में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जो करीबन 3% से लेकर 40% तक हो सकता है। साथ ही साथ एवीएन का रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, एचआईवी और एड्स के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी भी तरह का लिपिड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो भी रिस्क ज़्यादा रहता है। गाउशर्स डिजीज़ है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। एक फिनोमिनन आपकी बॉडी में आर्टीरियल थ्रोम्बस है या आर्टीरियल एम्बोलाई है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि हमने बात किया कि अल्कोहल के कारण और स्टीरॉयड के कारण एवीएन होता है, तो उसका भी यूजुअली हम कारण यही मानते हैं कि बॉडी में जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है जो आपका वो डिस्टर्ब होता है और उसके कारण से इन पेशेंट्स में एवीएन का रिस्क बढ़ता है। तो जो आपके बॉडी में लिपिड के छोटे छोटे एम्बोलाई बन जाते हैं और वो जाके आपके ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से एवीएन हो सकता है। साथ ही साथ हमने ऐसा भी देखा है
कि कई हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में, जहाँ थ्रोम्बोई का चांसेस ज़्यादा होता है, जहाँ खून के थक्के बनने का चांस ज़्यादा होता है, उनमें भी ये देखा जाता है। ख़ास तौर से कुछ केसेस में केजन्स डिजीज़ या बैंड्स मतलब डीकम्प्रेशन सिकनेस जो होती है, उसमें भी ये देखा जा सकता है। और सिकल सेल डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन कारण है एवीएन होने का, और सिकल सेल डिजीज़ में आमतौर पे बायलैटरल एवीएन हम लोग देखते हैं।